नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के तकरीबन सारे नतीजे आ चुके हैं। झारखंड की स्थिति तो लगभग साफ हो गई है। बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया है। अब बस तय होना है कि झारखंड का मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब यह कि बीजेपी का मनोहर लाल खट्टर कौन होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में मिशन 44+ का दावा करने वाली बीजेपी घाटी में महज 25 सीटों पर, घाटी नहीं मैं कहूंगा पूरे जम्मू कश्मीर में 25 सीटों पर सिमट गई और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर फॉर्मूले तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने 25 दिनों के प्रचार के दौरान 9 रैलियां की, 6 महीने में 5 बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए, झारखंड में भी धुआंधार रैलियां की, तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड कश्मीर के नतीजों को मोदी लहर माना जाए। जम्मू कश्मीर में 44+ का मोदी का सपना किसने तोड़ा, और इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। ये उस जीत की खुशी है, ये उस जीत का जश्न है जो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। जम्मू कश्मीर और झारखंड चुनाव के नतीजे ही तय करने वाले थे। क्या देश भर में वाकई मोदी लहर अब भी चल रही है? नतीजे आए तो मोदी सब पर अकेले ही भारी पड़े। झारखंड में पहली बार बीजेपी बहुमत की सरकार देने की हालत में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मोदी का मिशन 44+ अधूरा रह गया। बीजेपी की लहर मोदी के अश्वमेध के लिए कहर साबित हुई। जीत अधूरी ही सही, पर मोदी के चाणक्य अमित शाह फूले नहीं समा रहे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये चारों राज्यों में कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर चली गई है। सही मानों में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। सच तो यह है कि सिर्फ घाटी में 25 दिन में पीएम मोदी ने 9 रैलियां की थी। पिछले 6 महीने में 5 बार कश्मीर गए। झारखंड में भी मोदी के तूफानी दौरे हुए। मतलब ये कि बीजेपी ने दोनों राज्यों के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर कश्मीर के नतीजे शायद बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। उधर मोदी को रोकने के लिए समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। संसद से लेकर सड़क तक मोदी को खूब घेरा। बदजुबानी, कालाधन, महंगाई और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर मोदी लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे। लालू, मुलायम और नीतीश समेत पूरा जनता परिवार साथ खड़ा हो गया। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष को लगता है कि दोनों राज्यों के नतीजों ने विरोधियों की कल्पना को पंख लगने से पहले ही तहस नहस कर दिया। जिस गठबंधन के आधार पर बिहार में एक बड़ा चैलेंज खड़ा करने का जनता परिवार की जो कल्पना थी, उसको झारखंड की जनता ने तहस नहस कर दिया है। बीजेपी अपनी जीत पर इतरा रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जम्मू में वो पास तो हो गई, मगर घाटी में पूरी तरह से फेल रही। यही वजह है कि विरोधी पूछ रहे हैं, क्या यही है मोदी लहर? तो दावा बीजेपी का था, जो मोदी लहर ये बता रहे थे उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। निश्चित रूप से भारी कमी आई है मोदी लहर में और उसमें गिरावट आई है। इतना कम मिलेगा उनको समर्थन, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। झारखंड की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर पेच अब भी बरकरार है। हालांकि घाटी में सरकार बनाने पर अटकलें भी तेज हैं और कई फॉर्मूले भी सामने आ रहे हैं। खुद बीजेपी ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं, लेकिन सबकी निगाहें सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी पर हैं। सरकार बनाने की बात है, सो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन आवर एजेंडा। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का और बाकी चीजें, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। अब ये पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और ये पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा
या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। किनके फुल मेजोरिटी कहा ना, हम तो मेजोरिटी के करीब भी नहीं आए। किनके साथ अगर कोई ऑफर आ गया आपको कि हमारे, अभी कोई ऑफर नहीं आया, अभी कोई ऑफर नहीं आया, ना हम कोई ऑफर ढूंढ रहे हैं। अभी नतीजे आ रहे हैं, हमें ये नतीजे डाइजेस्ट करने दीजिए। एक सच और भी है कि दोनों राज्यों में बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों के पास तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इन नतीजों को मोदी लहर माना जाए? जम्मू कश्मीर में 44+ का दावा करने वाली बीजेपी के सपने को आखिर किसने तोड़ा? दिल्ली से अमित कुमार और रमन कुमार के साथ जम्मू से शिवांग माथुर और आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, साथ ही साथ अशरफ मीर जो कि पीडीपी के नेता हैं और इन्होंने सोनावर से उमर अब्दुल्ला को हराया। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले तो बधाई कि आप सरकार बनाने वाले हैं झारखंड में, और जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है, आप 25 सीटें लेते दिख रहे हैं। लेकिन असल सवाल जो मेरा है, क्या इसे आप मोदी लहर का ही एक हिस्सा मानेंगे इस सिलसिले को, या ये दरअसल लहर के सामने एक झटका आपने खाया है? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से विगत 2 वर्षों से हम लहर की चर्चा कर रहे हैं, अब तक पता हो जाना चाहिए कि लहर है। और बार बार हर शाम को लहर है कि नहीं, लहर को टेलीस्कोप से देखे, दूरबीन से देखे, माइक्रोस्कोप से देखे, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कई लोग लहर में डूब चुके हैं, कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोगों के मुंह, नाक, कान सब में पानी घुस चुका है। उसके बाद भी लहर के ऊपर इतनी चर्चा मुझे लगता आवश्यक नहीं है। कुल मिला के लब्बोलबाब इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लगभग दोनों राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में है, गुड गवर्नेंस देगी लोगों को, जो वादा किया वो पूरा करेंगे। 6 महीने तक मोदी जी की जो सरकार केंद्र में चल रही है, लोग उससे खुश हैं, इसलिए वोट कर रहे हैं। लब्बोलबाब इतना है। लब्बोलबाब इतना है। आप एक जीत को और मामूली अंतर से जो जीत मिली है उसे बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं कर रहे हैं डॉक्टर पात्रा। बमुश्किल एक पूर्ण बहुमत तो गलत शब्द होता है, वो 2/3 बहुमत होता है। बहुमत का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से आप पार कर पाए झारखंड में। कश्मीर में तो मैं बाद में आता हूं, और वहां पर भी गठबंधन ने आपके गठबंधन को बहुमत मिला है, अपने दम पर बीजेपी को नहीं मिल पाया। ठीक है ना, ये बात मानेंगे इसको कि नहीं? मैं दोनों राज्यों में ही आ जाता हूं, और जिसको आप मामूली कह रहे हैं, मामूली जीत कह रहे हैं, मैं उसे ऐतिहासिक कहूंगा। क्यों कहूंगा? 2 कारण हैं। झारखंड में मैं उसे ऐतिहासिक इसलिए कहूंगा क्योंकि आज पहली बार मोदी जी के विजन के कारण 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ है झारखंड में। जब से झारखंड बना है सन 2000 में, 14 वर्षों तक झारखंड को स्थिरता नहीं मिली, स्टेबिलिटी नहीं मिली। आपकी सरकारें वहां रही, 40% गठबंधन की सरकारें रही आपकी। उसके बाद मैं उस पे भी आऊंगा। मैं उस पे भी आऊंगा सर, मगर आप मुझे सिर्फ कुछ टाइम दीजिए। आज हमने स्टेबिलिटी दिया है, इसलिए ये जीत मामूली नहीं है, ये जीत ऐतिहासिक है। और जम्मू कश्मीर में तो मैं ऐतिहासिक से भी आगे बढ़कर कहूंगा, अंग्रेजी में जो शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वाटरशेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कभी भी सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का प्रदर्शन करेगी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेकॉर्डिंग पावर्स बन जाएगी जम्मू कश्मीर में, जो शायद सरकार ही बना ले। ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। डॉक्टर पात्रा, ये हिंदुस्तान के वाक चातुर्य में बीजेपी के नेताओं से कोई उनके सामने टिक ही नहीं सकता। और आप प्रवक्ता क्यों बने ये तो अब सारी दुनिया को मालूम है। नहीं, भले वाक चातुर्य में जीत जाए, आप भले डॉक्टर पात्रा टेक्टोनिक शिफ्ट की बात करने लगे और आपने घुमा दी पूरी चर्चा लोगों को, ताकि याद भी ना रहे कि बमुश्किल 24 घंटे पहले तक ताल ठोकते थे आप कि मिशन 44, पहले वो मिशन 44 था, फिर प्लस भी लग गया, उसके आधे में आप अटक गए, लेकिन ये टेक्टोनिक शिफ्ट भी हो गया। ताली बजाता हूं इस बात के लिए।
नहीं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। जब आपको मंगल ग्रह तक जाना होता है तो आप उससे आगे तक का फ्यूल डाल के रॉकेट को भेजते हो। रॉकेट वरना मंगल ग्रह तक नहीं पहुँच पाता है। जब आपको चांद तक पहुँचना होता है, हाथ तारे तक पहुँचाने पड़ते हैं, तब चांद पे पहुँचते हैं। इस कारण से हमने 44+ कहा और आज वो टेक्टोनिक शिफ्ट हमने देखा। इसमें बुराई कहाँ है? मतलब डॉक्टर पात्रा, आप कह रहे हैं ये हिंदुस्तान है, अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए तो आप तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे थे, रिवॉल्वर मिल गई तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया। मैंने ठीक समझा रामकृपाल जी? नहीं, बिल्कुल ठीक समझाओ, पात्रा जी भी ठीक करे। मैं एक सच्चाई कहीं बीच में है। नहीं, एक ही सेंटेंस कहूंगा कि अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें। कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। दर्द बीजेपी को हुआ है आज, लेकिन राजनीति की पहली शर्त है कि उस दर्द को छुपा करके मुस्कुराते रहो और हौसले आगे के रखते रहो। देखिए, बात मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में इतिहास रचने या न रचने की नहीं थी। बात इसकी थी कि वैली में अगर 1% एक भी सीट बंगाल की तरह, देखिए बंगाल में 2 सीटें आपको मिली और पता चला कि आप वहां सीपीएम को पछाड़ के बंगाल के लिए, ममता के लिए सबसे बड़ा अपोजिशन आप बन गए हैं, थ्रेट बन गए हैं। बिल्कुल। घाटी में जो कुछ हुआ और जो कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं और वोट दे रहे हैं, अगर वो 1% वोट से कुछ बढ़ गया होता बीजेपी का, तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के सामने जाता। एक भी सीट नहीं मिली, वोट नहीं बढ़ा, इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट जो थे उनकी जमानत जब्त हो गई। नहीं, जो इसका मतलब है कि जो लोग घरों से निकल के आए थे वो आपके समर्थन में नहीं, आपको रोकने के लिए आए थे। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही वे लोग जो चीज 6 महीने से वे तमाम हथियार निकाल रहे हैं जिनका कहीं जिक्र मैनिफेस्टो में नहीं था। ये बीजेपी को आज मतलब उसको सोचने वाला दिन है और कहीं न कहीं बीजेपी को ये बात चुभ रही होगी कि ये, मैं मानता हूं उनका हक है, वो जश्न मनाए। 11 से आज वो 25 पर पहुंचे हैं, नो डाउट। लेकिन असली दर्द ये होगा कि जो मैसेज पूरी दुनिया को और देश को देना चाहते थे उसमें जम्मू कश्मीर में विफल हुए हैं। ये दर्द का चोट रहा होगा। आप वो जो बात नहीं कह रहे हैं डॉक्टर पात्रा, अब मैं जोड़ देता हूं क्योंकि आप मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। नहीं, सुन लीजिए सर, धर्मांतरण के मुद्दे को जितनी तूल तवज्जो आपने दी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सरसंघचालक मोहन भागवत जो कहने लगे, क्या उसका बैकलैश भी आपको झेलना पड़ा? आपका एजेंडा, आप चले थे एजेंडा लेकर विकास का, आप 370 का भी जिक्र नहीं कर रहे थे, आप उसको सरकमवेंट करने की कोशिश कर रहे थे और शायद वो जायज एक कोशिश थी, लेकिन खेल आप ही के लोगों ने बिगाड़ा क्या आपका? मैं इसका उत्तर देता हूं, सिर्फ 50 सेकंड अनइंटरप्टेड टाइम चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी आपदा आई थी अभी रिसेंटली। इतने बड़े फ्लड के रूप में हमने देखा कि हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। ऐसी परिस्थिति में इंडियन आर्मी ने जो काम किया वो अपने आप में अद्वितीय है। आर्मी के लोग अपने जान पे खेल के वैली के लोगों को बचाने गए। आर्मी के लोगों के ऊपर वैली के लोगों ने आक्रमण किया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आर्मी गलत थी। मैं वैली के लोगों को गलत या सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आर्मी के लोगों को भी दर्द हुआ होगा कि हम तो बचाने जा रहे हैं मगर हमें मारा जा रहा है। वैसा दर्द भाजपा को भी हो रहा है। ये दर्द सही है या गलत है, इसका आकलन आप करिए। आपने फिर बात घुमा दी। पूछा क्या, जवाब आपने क्या दिया? चलिए खैर, नहीं मैं चाहूंगा, मैंने इस छोटे से सेंटेंस में बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, मैंने छोटे से 2-3 लाइन में बहुत कुछ कहा है। डॉक्टर पात्रा, मैं यहाँ पर ऐतराज जाहिर करना चाहूंगा। मैं ऐतराज जाहिर करना चाहूंगा आपकी इस एनालॉजी पर। आप आर्मी को कोऑप्ट मत कीजिए। आर्मी बीजेपी की नहीं है, वो भारत की है, इंडियन नेशन की है। आप भारत की आर्मी को और बीजेपी को मत जोड़िए। मैं नहीं रहा हूँ। नहीं, आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप एनालॉजी जो ड्रॉ कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है सर, सवाल मेरा सीधा है। आप विकास का एजेंडा लेकर चले थे, उससे भटक गए क्या? और उसका बैकलैश घाटी में आपको झेलना पड़ा क्या? क्या आप ये मानेंगे? बिल्कुल नहीं। एक सेट ऑफ लोग, आप देखिए जम्मू कश्मीर, हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं तो मैं एक प्रांत के रूप में उसे देखता हूं। एक प्रांत में आधे लोगों को कुछ अच्छा लगे और आधे लोगों को अच्छा नहीं लगे, ये हो नहीं सकता है।
विकास समांतरण होता है, सबके लिए बराबर होता है। जम्मू के लोगों को विकास पसंद आया, कश्मीर के लोगों तो को आप सबका विकास की बात तो करते हैं, सबका साथ नहीं मिला ना। सवाल तो वही है, यही तो सवाल पूछ रहा हूं सर, बड़ा सरल सीधा सवाल है। मैंने कहा सबका साथ नहीं मिला। मैंने एक बहुत सरल एग्जाम्पल दिया था। आर्मी से न्यूट्रल कोई बॉडी नहीं है, अगर उसको मार खाना पड़ता है जान बचाने समय, तब हम कौन सी चीज हैं, हम क्या चीज हैं? मैं अभी भी आपकी ये तुलना नहीं समझ पा रहा हूं, ना मैं समझना चाह रहा हूं। अखिलेश प्रताप जी, आप थोड़ा विचलित होने लगे बीच में। मैं थोड़ा जानबूझकर एक दो सवाल पूछना चाह रहा था, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो आपको पूरा मौका है। जब माननीय मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में आर्मी को बीच की राजनीति में डाल दिया, तो उनके पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं डालेंगे? याद है आपको मोदी जी का वो बयान, जो उस पर उन्होंने कहा था कि कोर्ट मार्शल के ऊपर उसको भी राजनीतिकरण देने का प्रयास किया था, तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात, सबका साथ सबका विकास का नारा यदि होता तो वैली में भी वोट पाते, और इस नारे पे यदि किसी को यकीन होता तो निश्चित रूप से वहां वोट भी बढ़ा होता। पर अखिलेश बाबू, और यही कारण है पलट कर ये कहूं, आप बीजेपी का विश्लेषण करने लगते हैं, अपने गिरेबान में आप झांकने को तैयार नहीं। ये तभी तो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का ये नारा, इनका सपना पूरा होता दिख रहा है। आप खत्म होते जा रहे हैं सर, अपनी बात कीजिए। अभी तक पिछले 60 वर्षों से भाजपा मुक्त भारत था, हाँ, लेकिन आज भाजपा में भारत है, हाँ, तो ये राजनीति है। ठीक है, नहीं, ये राजनीति बड़े नहीं दिखाए थे अखिलेश जी। आप जानते हैं रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। इन्होंने ही सुबह एक चीज बताई, इनकी चुराई हुई चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं एक विश्लेषण के तौर पर, कि आपकी पार्टी विशेष थी, फिर वो शेष होने लगी 15-17 साल पहले से, फिर गठबंधन राजनीति, बल्कि 25 साल पहले जब गठबंधन की राजनीति हावी होने लगी। अब आप अवशेष मात्र रह गए हैं, विशेष से शेष, शेष से अवशेष। मानेंगे इस बात को? आपको याद दिला दूं, ये परिस्थितियां 2003 और उसके पहले भी आ चुकी हैं। इसलिए यह कहना कि ये फार्मूला आप हमारे ऊपर जो बता रहे हैं, ये कई बार हो चुका है, और शेष के बाद फिर पूरे हुए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हैं। ठीक है, आज राजनीति में इनके जनादेश मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो मोदी जी की या बीजेपी की विश्वसनीयता आज है जो लोकसभा चुनाव के समय उत्पन्न हुई थी या उसके पहले जो बनी थी? आज क्या देश इन पे यकीन कर रहा है? आज क्या वो बातें मोदी जी फलीभूत कर रहे हैं, जो वादे करके या जो सब्जबाग दिखा करके जनता के बीच जनादेश लेके दिल्ली में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए थे? आप भरोसे की बात कर रहे हैं, जनता हो, चाहे इनके अलायंस पार्टनर हो, चाहे इनके पुराने साथी हो, आप भरोसे की बात कर रहे हैं। अशरफ मीर साहब है मेरे साथ, हमारे आज के ये खास मेहमान हैं, और इनका परिचय करा दूं जो लोग अभी इनसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। अशरफ मीर आज के जायंट किलर हैं। इन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया सोनावर से, जो मुख्यमंत्री अब मैं कह सकता हूं जम्मू कश्मीर के। अशरफ मीर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। वोट किस बात पर पड़ा? घाटी की हम खास बात कर रहे हैं। बीजेपी सबका साथ नहीं ले पाई, वहां विकास हावी था, वहां अलगाववादियों का भी जोर रहा। घाटी अलग तरीके से सोच रही है, या हम दिल्ली में बैठे हुए घाटी को समझ नहीं पाते? ये जो आज का मैंडेट था, जम्मू में बीजेपी की बहुमत हासिल हुई और कश्मीर में पीडीपी की बहुमत हासिल हुई। जम्मू में मोदी जी का करिश्मा काम कर गया, तो यहाँ कश्मीर में कुछ आंकड़े हमें कम आ गए, वो कुछ 50-100 के बीच में हमने 2-4-5 सीटों का कमी महसूस की है। लेकिन ओवरऑल यहाँ का जो है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मैंडेट, ये जो एंटी इनकम्बेंसी या एंटी गवर्नमेंट जो मूड हुआ, तो लोगों ने उसके खिलाफ वोट दे दिया। एंटी इनकम्बेंसी हावी रही, आप ये बात मानते हैं? जी। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, क्या 1983 खुद को दोहरा रहा था क्या?
और आप भली भांति वाकिफ है 1983 में क्या हुआ था, रीसेटलमेंट बिल को लेकर किस तरह की राजनीति हुई। इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। जम्मू इलाके में कांग्रेस का परचम लहराया और घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की। ये 1983 रिविजिटेड हो गया क्या कि घाटी में पीडीपी, मैदानी इलाके जम्मू इलाके में बीजेपी, ऐसा हुआ क्या सर? नहीं, मैं नहीं समझता हूं ऐसा है कि आपने पूरे कंट्री में देखा कि कांग्रेस बहुत नीचे, कांग्रेस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है पूरी कंट्री में। तो सेंटर में जो बहुमत बीजेपी को हासिल होगी, जम्मू का वोटर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है। उन्होंने देखा कि जो सरकार सेंटर में है उससे हमें अपने जम्मू के रीजन के लिए लाभ होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने समझा, उन्हें अक्लमंदी की है कि उन्हें मेजर जो शेयर, लाइन शेयर उसको बोलेंगे, तो बीजेपी के हक में दिए। और जो हाल ही में उनके पार्लियामेंट के नताइज निकले उसमें बीजेपी की बहुमत हासिल हुई, उससे भी उनका कुछ फायदा हो गया और जम्मू का वोट बीजेपी के हक में गया। तो ऐसे में अशरफ साहब एक चीज समझाइए, जम्मू अगर बीजेपी के साथ जाता है, घाटी पीडीपी यानी कि आप लोगों के साथ जा रही है, के खिलाफ जो सरकार डिलीवर नहीं कर पाई है 6 साल के लिए, उसमें बहुमत हमें हासिल हो गई है। अशरफ साहब, आप मुझे यह समझाइए कि अगर घाटी पीडीपी के साथ गई और जम्मू गया बीजेपी के साथ, तो जम्मू और कश्मीर की सरकार बननी है, बीजेपी और पीडीपी हाथ मिलाने वाले हैं क्या? जम्मू बीजेपी के साथ गई, पीडीपी हमारे साथ कश्मीर में लोग जुड़ गए, ऐसा नहीं है। हमें जम्मू में भी बहुमत हासिल हुई, हमें वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, लद्दाख में भी, करगिल में भी हमारा वोट परसेंटेज गया। हम तीनों खित्तों में बात करेंगे, आई थिंक हमारा ग्राफ ऊपर आ गया है। आगे सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, दैट पार्टी हैज टू टेक ऑन कॉल। वो हम रणनीति वो तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी होगा लोगों की बका के लिए होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के तीनों खित्तों में जो उनके एस्पिरेशंस के लिए होगा। और उसमें हमें देखना है कि जो पार्टी का जो एजेंडा है और इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो काम करना चाहिए। ये सवाल मैं डॉक्टर पात्रा से भी पूछूंगा, लेकिन रामकृपाल जी आप मुझे ये समझाइए, जम्मू बीजेपी के साथ जाता है और घाटी अमूमन पीडीपी के साथ जाती दिखाई देती है, ये इतना बड़ा स्विंग क्यों? फासला बड़ा नहीं है, सूबा एक है, लेकिन वोटिंग पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। अब देखिए, कहने के लिए चूंकि मैं, जैसा आपने कहा कि मैं एक स्टेट मानता हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको मैं हमेशा, जैसे बहुत सारे लोगों का नजरिया रिलीजन, कास्ट, क्रीड, मेरा ये कहना है कि जैसे मैं कभी उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश अभी कुछ दिनों तक एक ही स्टेट थी, उत्तराखंड हिस्सा था। आज उत्तराखंड में कांग्रेस का शासन है, उत्तर प्रदेश में 20 साल से कांग्रेस नहीं है। तो सोचिए, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि बंगाल को अगर मैं कहूं, बंगाल अगर वैली है और झारखंड अगर जम्मू है, तो देखिए लोकसभा में क्या हुआ था, एक जगह आप स्वीप कर रहे हो, दूसरी जगह 2 सीटें। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो रहा है, ये बहुत सर्टेन पॉकेट्स में वो चीजें होती हैं। और कई बार जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट इश्यूज पर कई बार वोट देते हैं, जरूरी नहीं है कि सब इकट्ठे हो जाएं। और स्टेट इलेक्शन में हमेशा ये रहता है, जो इसके पहले मैं पात्रा जी जिस बात को पता नहीं क्या लेके गए, जो मैं कह रहा था, मैं सिंपल ये बात कह रहा था कि तो देखिए, जो पहले एग्जिट पोल आया या इसके ओपिनियन पोल भी थे, वो सब क्लियर कट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी स्वीप करेगी और वैली में पीडीपी ले जाएगी। लेकिन सिंबॉलिक ये होता कि ट्रांजिशन अगर ये होता कि आप अगर जम्मू में 2-4 सीटें कम भी पाते, लेकिन अगर आप वैली में वोट आपका बढ़ता, तो एक इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था वो शुरुआत होती, जो कि नहीं हो सका है। उसकी भरपाई क्या बीजेपी पीडीपी गठबंधन के जरिए हो सकती है, या ये एक ट्रायल बलून है, इतना आसान नहीं होने वाला है गठबंधन? और दिक्कतें क्या आई मिशन 44+ में? मोदी लहर क्या अभी भी जारी है? झारखंड और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ गए हैं, तस्वीर साफ हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल जो आज मैं पूछ रहा हूं, क्या इन नतीजों
से ये निष्कर्ष निकाला जाए कि मोदी लहर जारी है। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हो सकता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। कुछ देर पहले हमने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का बयान आपको सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था सभी विकल्प खुले हैं। और हमारे सूत्र अब हमें बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की बातचीत शुरू हो गई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद नए मुख्यमंत्री होंगे, इस गठबंधन की अगुवाई करेंगे। मंत्रिमंडल में 50% मंत्री पीडीपी के, 50% मंत्री बीजेपी के होने वाले हैं। आप क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन करने को तैयार हैं डॉक्टर पात्रा? मैं तो वही कहूंगा जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन, मगर हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बैठ के चिंता करती है। वो कल होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर पात्रा, आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे सवाल में अगर डिनायल ना आए तो अमूमन जर्नलिस्टिक एथिक्स हमें ये सिखाती हैं कि इसको हाँ ही मानकर चला जाए। डॉक्टर पात्रा, मुझे ये समझाइए कि जिस पीडीपी को आप कहते थे कि अलगाववादियों की सोच से ये इत्तेफाक रखते हैं, इनकी भी वही सोच है। जो आप चुनाव प्रचार में बड़े ऊंचे नारे बुलंद किया करते थे कि जम्मू कश्मीर सूबे को बेचे, नारे बुलंद किया करते थे कि जम्मू कश्मीर सूबे को बेटी और बाप के राज से मुक्त कराना है, उन्हीं के साथ आप पींगे बढ़ा रहे हैं। संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने हाँ कहा क्या? मैंने हाँ भी नहीं कहा है, मैंने डिनाई भी नहीं कहा है। आपने डिनाई नहीं किया, मैंने हाँ मान लिया। होगा जब तक हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बैठती है। मैं डिनाई कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। ये अधिकार केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है कि किस प्रकार से सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है या किसको सपोर्ट दे सकती है, किससे सपोर्ट ले सकती है। डॉक्टर पात्रा, इतना इख्तियार तो मुझे देंगे ना, इतना हक तो मुझे देंगे। मैं आपके सामने 11:30 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ रही है। नहीं, मैंने आपका बयान सबको सुनाया। मैं उससे ये निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि क्योंकि आपने डिनाई नहीं किया, मैं इसे हाँ मान रहा हूं। मैं तो सबके सामने कह रहा हूं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं सर। नहीं, किसी चीज को ना नहीं किया जाए तो वो हाँ नहीं होता, ये साधारण ज्ञान है। इसके लिए जर्नलिस्टिक एथिक्स की इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होती है। पर अब दूसरा सवाल, जिसे आप पानी पी पी कर कोसते थे जिस पीडीपी को, उसकी सोच को, प्रो आजादी सोच को लेकर आप सवाल जो उठाते थे, बाप और बेटी के राज को आगे नहीं बढ़ने देंगे, परिवार ने खत्म कर दिया है जम्मू कश्मीर को, उसी बाप बेटी के साथ आप जा रहे हैं। नहीं, अभी फिर ये आप कहेंगे कि आपने तो हाँ, इसका उत्तर देने का अर्थ है हाँ में जवाब देना। इसलिए इसका भी उत्तर तभी दिया जाएगा अगर इसका उत्तर वास्तविक रूप में हाँ होगा। वो कल भी जवाब ले लूंगा, मैं पीछा तो नहीं छोड़ूंगा ना डॉक्टर। हाँ, ये कल पूछिएगा। बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ उस समय जवाब देने को जब ये वास्तविक रूप धारण करेगा। जी, इनकी तरफ से मैं कह दूं, हाँ, कल ये होगा कि देखिए, वैसे भी समीर जी ने सही कहा, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, वादा करने और वादा खिलाफी करने दोनों का हक जो होता है पार्लियामेंट्री पार्टी को ही होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजनीति में बहुत कुछ प्रैक्टिकल होने के लिए किया जाता है, और बीजेपी वैसे भी पारस पत्थर है। जब बीजेपी साथ रहेगी तो जो गड़बड़ियां थी दूसरी सामने वाली पार्टी में वो दूर हो जाती हैं। वो गंगा नहाकर आ जाती है, वो चूंकि बीजेपी रहेगी साथ में। हाँ। तो ये भी होता है, कल यही होगा। और ये तो आपको, जब उन्होंने मुफ्ती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि ये मैंडेट कांग्रेस और एनसी के खिलाफ है। उसी से बात साफ हो गई कि हम बीजेपी के साथ जाके सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया कि द मैंडेट इज अगेंस्ट द एनसी एंड कांग्रेस, जब उन्होंने अपनी पीसी में कहा था, जैसे ही ये कहा था, तभी ये क्लियर हो गया था कि बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो अशरफ मीर साहब, ये गठबंधन चलेगा, मुतमईन है आप? मैं तो आपके मुंह से सुनता हूं। तो मैं अभी यहाँ हम वर्कर के बीच में पार्टी बना रहे हैं, तो खुशियां मना रहे हैं कि हमारी जीत पार्टी की हो गई है। हाँ। तो इस पर मैं चर्चा करूं तो अभी हमारी पार्टी ने
डिसीजन लिया ही नहीं है कोई। थोड़ा सा इंतजार कीजिए कल तक, क्योंकि इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ऐसा फैसला है जो 6 साल तक चलना है, के बाद कहा है और उसके बाद भी इलेक्शन लड़ना है। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सी चीजों को मद्देनजर रख के ही सरकार बनानी पड़ेगी। ऐसे में अखिलेश प्रताप सिंह सर, आपको नहीं लगता है कि आप कहीं लेफ्ट आउट हो गए हैं जी? जो दरअसल अखिल भारतीय स्तर की इकलौती पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, अब वो कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। बीजेपी का कमल अनचार्टर्ड वर्जिन टेरिटरीज में भी खिल रहा है। आप हाशिए पर जाते जा रहे हैं। आपके हाथ में अब सत्ता की चाबी तो दूर, कहीं आपकी बैसाखी की भी जरूरत नहीं है किसी को। ये तीसरी चौथी बार आप इस सेंटेंस को दोहरा रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि 60 साल बाद बीजेपी का नंबर आया में आना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, जनता सबको आजमाती है। नहीं, मैं आजकल रीजनल पार्टियों में देखें कि कोई भी एक व्यक्ति की पार्टी ऐसी है जिसे जनता ने उतार चढ़ाव आते रहते हैं अखिलेश बाबू राजनीतिक जीवन में, और आपसे बेहतर कौन इस बात को जानेगा। मेरा सर सवाल ये है कि जेएमएम की दिक्कत ये थी, 4 दिन तक हेमंत सोरेन दिल्ली में बैठे रहे, राहुल गांधी ने उनसे मिलने तक की भी जहमत नहीं उठाई। आपका गठबंधन नहीं हो पाया झारखंड में, इसीलिए आप वहां पर सिंगल डिजिट आंकड़े पर जाकर अटक जाते हैं। आप जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ आपका गठबंधन था, जो भी कारण रहे आप उसे तोड़ देते हैं, एकला चलो का राग अलापते हैं और मुंह की खानी पड़ती है। राजनीतिक रणनीति भी आपकी परिपक्व नहीं है, साउंड नहीं दिखी। उतार चढ़ाव को भूल जाइए, मैं उसका वो राग नहीं दोहराता हूं। राजनीति हम कर रहे हैं, विश्लेषण आप कर दे रहे हैं कि हम परिपक्व हैं कि नहीं है। सर आप हम कैसे परिपक्व नहीं है? हमने गठबंधन एनसीपी से नहीं तोड़ा था। पहले आप नाराज नहीं, आपकी बात का बता रहे हैं। इतना सवाल 10 सवाल किए, जवाब मुझे देने नहीं दे रहे हैं। एनसीपी का गठबंधन मैंने नहीं तोड़ा था, एनसीपी ने तोड़ा था। पहले हम आपको क्रेडिट करते हैं। दूसरी बात, हम अपने वसूलों सिद्धांतों की तरफ से समझौता नहीं करते बीजेपी की तरफ से। अच्छा। राम के नाम पे है, सत्ता में बैठते कौन होते हैं राम मुझे नहीं पता, बाद में बात करेंगे। अभी 370 भी किनारे, फलाने भी किनारे, हमें सत्ता चाहिए। कल तक जो लोग जम्मू कश्मीर में 370 से लगाए और उसके पहले अलगाववादियों से क्या क्या बातें करते थे, अलगाववादियों से बुला के दिल्ली में तक मिल रहे हैं। उन्हीं अलगाववादियों से, जिन अलगाववादियों से बताते हैं कि पाकिस्तान का एम्बेसडर मिल लिया तो हमने वार्ता कैंसिल कर दी, उनसे खुद बुला के मिल रहे हैं। 370 बोल रहे हैं कि अब हमारा किनारे रहेगा क्योंकि हमको सत्ता में आना है, और तमाम सी और बातें कगरियार देते हैं, किनारे रख देते हैं। तो ये अवसरवादिता राजनीति हम नहीं करते हैं, हम नुकसान झेल लेते हैं, राजनीतिक नुकसान, लेकिन हम अपनी विश्वसनीयता, अपना जो वसूल है उससे समझौता नहीं करते हैं। इस कारण से हमें बहुत नुकसान भी हुआ और यही हमारी थाती है। इसी कारण से हमें दोबारा वापस जनता ने दिया भी, अवसर भी दिया है, क्योंकि राजनीति में जो है उसे अवसर मिल रहा है। अवसर मिलने के बाद आपको प्रूव करना है कि आप कैसे हैं, उसके बाद आपका गुण दोष के आधार पर जनता आपको चुनेगी या नहीं चुनेगी। तो अब इनका गुण दोष देखना है। 7 महीने में तो गुण दोष दिल्ली का दिख रहा है, खूब अच्छी तरह से दिख रहा है कि क्या सारा हिंदुस्तान में हर कोई फ्री स्टाइल से अपना जो भी कम्युनल एजेंडा चला सकता है चला रहा है, और सरकारें खामोश बैठी हैं। तो मतलब आप सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, फिलहाल आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पात्रा साहब, एक चीज अब और मैं आपसे जानना जात घर में हमेशा कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब मंडल का मंडल और चला तो हम अपने पॉलिसी पे स्टैंड करते रहे, हमें उसका नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान हुआ कुछ समय के लिए हुआ। जनता ने रियलाइज किया ये वसूल वाली पार्टी है, ये विश्वसनीयता वाली पार्टी है। मैंने इसीलिए सर तो हमें फिर दोबारा वापस दिया। वही हमारी पूंजी, हम अपनी पूंजी नहीं कमा सकते, हम अपनी पूंजी। आप अपनी जीत पर कसीदे तो गढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा। 6 महीने पहले 2014 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की कंपैरिजन करूं आज के नतीजों से, तो सर 37 सीटें हैं जम्मू में, जिसमें आप 30 पर आगे थे लोकसभा चुनाव में। 4 सीटें हैं लद्दाख की, 3 पर आप आगे थे। 33 सीटों पर आपने बढ़त बनाई थी, 46 में आपका खाता भी नहीं खुला था। आप 33 के बजाय 25 पर आ जाते हैं। 56 सीटों पर आपने बढ़त बनाई थी 81 में से। झारखंड में लोकसभा चुनाव में आप 42 पर अटक जाते हैं गठबंधन के जरिए भी। इसे क्या हम फेडिंग ऑफ दैट करिश्मा, उस लहर में थोड़ी धीमी गति
आते हुए नहीं मानेंगे क्या? पहला सवाल दूसरे तरीके से अब पूछ रहा हूं फिर से। देखिए, मैं इसका एक बहुत कैंडिड और बिल्कुल दिल से जवाब दूंगा जो मुझे लगता है कि सच्चाई है। जब 2014 के लोकसभा के चुनाव में हम उतरे थे, मोदी जी हमारे चेहरे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय खुद विषय सेंटर का था। सेंटर में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था। स्वाभाविक रूप से जब खुद मोदी जी का सवाल था, पूरे हिंदुस्तान की जनता उसमें उतर के आई, यज्ञ में आहुति हुआ और जो नंबर आया मैंडेट में वो ऐतिहासिक था। मगर जब स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, एक तो स्टेट के विषय अलग होते हैं, दूसरा इसमें लोग भी जानते हैं कि मोदी जी आके हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे मगर उनका विजन हमारे पास आएगा, तो स्वाभाविक रूप से इसमें एक फर्क जरूर होता है, इसमें कोई दोमत नहीं है। पर हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हुआ? विजन, महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हरियाणा में जहां 4 सीट से ऊपर कभी नहीं जीते, आप 47 का आंकड़ा हासिल कर लेते हैं। जहां 119 से ज्यादा कभी सीटें लड़े नहीं थे महाराष्ट्र में, वहां 123 सीटें हासिल कर लेते हैं आप अपने दम पर। ये आप तो जम्मू कश्मीर में भी तो यही हुआ। आज तक जब से 1983 में पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ, उस समय 76 सीट्स होती थी असेंबली में, हमें 0 सीट्स मिली थी। उसके बाद 1 सीट मिला, फिर 2 सीट मिला, 8 सीट मिले, फिर 11 सीट मिले, और आज जो मिला है कि हम सरकार बनाने वाले हैं या सरकार में रहने वाले हैं, ये तो ऐतिहासिक है ना। तो यही तो वेव होता है, और वेव कैसा होता है आप बताइए? 44 प्लस यही तो होता है। और झारखंड में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था। सर 44 प्लस आप कहते हैं, तो आपको पता था आपकी पैठ है जम्मू में, आपने प्रदर्शन अच्छा किया है लद्दाख में, 37 जमा 4 41 होते हैं, तो आपने कैसे ताल ठोकी 44 प्लस की? 41 में से 44 सीट जीतने वाले थे क्या? नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको तो शुरू में कहा है कि जब रॉकेट को मंगल ग्रह भेजना होता है तो उससे आगे तक का ईंधन देके भेजते हैं, वरना मंगल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें उत्साह भरने के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए और एक उद्देश्य होने के लिए ये कहा जाता है, किया जाता है। हमने परिश्रम किया, करा और हम जीते भी, ऐतिहासिक जीत भी हुई है। मगर आज जो कांग्रेस कह रही है, देखिए अखिलेश जी बड़े भाई हैं, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं मैं, वो आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर कोई छोटा सा बच्चा है और उसको बेशर्मी शब्द समझ में नहीं आती है तो कांग्रेस के बयानों को सुनाना चाहिए। ये इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट क्यों नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पीछे क्यों रह गई, अरे आप 5 क्यों आई, ये चिंता तो करिए। यहां पर क्या हम गोल गोल अब घूमने लगे? दरअसल क्या, चाहे बीजेपी, कांग्रेस की बात डॉक्टर पात्रा ने कर दी, मैंने भी सवाल पूछा, अखिलेश बाबू बड़े संजीदा हैं इस मामले को लेकर। रामकृपाल जी, जो डेवलपमेंट एजेंडा पर आपको अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट, एक प्रचंड बहुमत मिला 2014 के लोकसभा चुनाव में, कहीं उस राह से भी भटकती दिखी क्या बीजेपी कि वो तेवर, वो कलेवर उस वेव के वो अब धीमे पड़ते दिख रहे हैं? संदीप जी देखिए, ये इसमें कोई सवाल पूछने का नहीं है। हाँ। और ये भी मैं जानता हूं, ये मजबूरी कोई भी बीजेपी पार्टी का इस बात को सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारेगा, लेकिन मैं तो एक सिंपल सा एक आम आदमी के नाते पूछता हूं कि भाई आपने मई महीने में एक मैनिफेस्टो जारी किया था, 6 महीना हुआ, याद है कि नहीं याद है? कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती उसे अपना मैनिफेस्टो याद नहीं है। उस मैनिफेस्टो में जिन चीजों का जिक्र नहीं था, आखिर वे चीजें पिछले 6 महीनों में मंत्री के लेवल से लेकर के कार्यकर्ता के लेवल तक जो चीजें उठ रही हैं, तो जनता तो देख रही है ना। कहीं न कहीं से धीरे धीरे ये आपकी पार्टी ही बता रही है कि विकास का मुद्दा सिर्फ इलेक्शन के लिए है, बाकी चर्चा के लिए टीवी, आप ये देख लीजिए सारे चैनलों पर पिछले 3 महीनों में जितनी टॉपिक डिबेट हुई हैं वो किस बात पर हुई हैं? आजकल धर्मांतरण चल रहा है, इसके पहले हिंदू राष्ट्र का कभी था, धारा 370 है, ये सारी चीजें आखिर कहां से निकल रही है, क्यों निकल रही है? और ये क्या विकास का यही एजेंडा था? और अगर लोग अब वो सवाल पूछने लगे हैं अपने जनादेश इसी के का जरिए एक भी, असर है, इसी का असर है आज का जो रिजल्ट है। और मैं बता दूं, मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि मोदी मानसून अभी इतना पानी बरसा दे रहा है कि बीजेपी की फसल सूख नहीं रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी की फसल सूखने लगेगी। तो इस जीत में भी क्या कुछ सबक लेने होंगे?
सबसे बड़ा सवाल में आज बात कर रहे हैं झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों की। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह और रामकृपाल सिंह हैं। अखिलेश बाबू, आपसे शुरू करूंगा और सिर्फ 10 सेकंड की एक हेडलाइन मुझे चाहिए। इन नतीजों ने संदेश क्या दिया? देखिए, अभी जो 7 महीने की सरकार है दिल्ली की, वो जितने मोर्चों पे फ्लॉप है, अभी वो सारी बातें जनता तक पहुंच नहीं पाई हैं, दूर दराज के जनता तक पहुंच नहीं पाई है। और दूसरा संदेश ये है, जो खतरनाक संदेश है, कि जैसे गांव में बिना नाथ पगहा के बैल होते हैं, उसी तरह बीजेपी यदि अपने दम पे सत्ता में आती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। चाहे दिल्ली की सरकार देख लें, चाहे आप गुजरात की देख लें या यूपी वाली देख लें, तो एक नियंत्रण वाली बीजेपी की सरकार फिर भी बेहतर चलती है। लेकिन अगर अपने दम पे सरकार आ जाती है तो वो पूरा अपने आरएसएस के झंडे पे आ जाती है। जी डॉक्टर पात्रा, संदेश क्या? देखिए, हमारे पास कोई खतरनाक संदेश नहीं है, एक अच्छा संदेश है। मैं इससे वाकई जो दिल से संदेश लेके जा रहा हूं कि हम पावर में आए हैं। मैं सबको धन्यवाद भी करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम एरोगेंट कभी ना हो, कभी भी अहंकारी ना बने और केवल गवर्नेंस के मुद्दे पे 24 घंटे काम करते रहें। तो हम अगली बार फिर से आएंगे और जनता का सेवा फिर से करेंगे। और अपोजिशन चाहे कुछ भी कहे, मगर हम अपने काम से मन को बिल्कुल ना भटकाएं। ठीक है। नहीं, बिल्कुल संबित जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इसके लिए संबित जी जानिए कि परसेप्शन कई बार रियलिटी से ज्यादा खतरनाक होता है। जो परसेप्शन बन रहा है समाज में, उसको ठीक कीजिए, नहीं तो ये खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। विकास के एजेंडे पर ही हमारी चर्चाएं हों, मैंने ये पहले भी उम्मीद जाहिर की है एक प्रोग्राम को क्लोज करते हुए। आज भी वही उम्मीद जाहिर करता हूं कि हम खामखा के मुद्दों पर ना केंद्रित रहें। विकास देश हित में है, पार्टी हित में है, एक नागरिक के हित में है। इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।